नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सोल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी यूजी में जो 7 अगस्त 2025 को शिफ्ट सेकंड में जो क्वेश्चन पेपर आया था जीके का, वो सारा सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो भाई पहला क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम। तो भाई देख सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन वही समझेगा जिसके पास 12th में 11th में पीसीएम थी, मतलब फिजिक्स थी। भाई साहब साइंस का क्वेश्चन है, सबका पल्ले नहीं पड़ा, पहले बता रहा हूँ, नहीं पड़ा वो रट लो, सीधी बात। और जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रखो उसके लिए बहुत सरल है। अब सुनो काम की बात। मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक फॉर्मूला पड़े होगा, F=QVB। एफ होता है फोर्स, क्यू होता है चार्ज ऑन पार्टिकल, वी होता है वेलोसिटी एंड बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे आओ क्या आओ यो सब नहीं पूछो जाओ, लेकिन यो पढ़ ही रखो है, वो कितना ने कितना F=QVB। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है F=QVB? इसका मतलब होता है जो F है ना, ये V के परपेंडिकुलर है, जो मतलब फोर्स है वो V वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और फोर्स है वो B के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब होता है क्यों होता है वो सब ने नहीं पता, लेकिन जैसे नहीं थोड़ा बहुत पढ़ रखो उसने पता है। ठीक है, अगर ये दो चीज़ परपेंडिकुलर है ये रही, तो इन दो का F और V का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। डॉट प्रोडक्ट भाई 11th-12th में आवे। ठीक है, और वी वेलोसिटी लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एफ ने लिख सकते हैं ds/dt। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये भी 0 आएगा, आ गया 0। ठीक है, अब कह रहा है ये 0 है तो फिर F×ds भी 0 आएगा, आ गया 0। ठीक है, F×ds वर्क डन, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस, और ये भी तो यही लिख रखा है F×ds डिस्टेंस क्या होता है 0। तो इस चीज़ को मैं वर्क डन लिख सकता हूँ F×ds को, तो वर्क डन भी 0 आ गया। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी, डेल्टा यू, डेल्टा जो है ना ट्राइंगल बन रहा है, इसका मतलब होता है चेंज। तो वर्क डन क्या आएगा? चेंज इन एनर्जी लिख सकते हैं। तो वर्क डन 0 होगा, चेंज इन एनर्जी भी 0 होगी। ठीक है, और चेंज इन एनर्जी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज, जो चेंज नहीं होगी, मतलब वैसा की वैसी रहेगी। वैन चार्ज मारो तो वैसा ही। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? ये डेल्टा काइनेटिक, ट्राइंगल काइनेटिक एनर्जी का मतलब 0, मतलब चेंज नहीं हो रही। और अपना से यही पूछा चेंज नहीं हो रही, तो इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी। सारो सोल्व करा दियो, तो ये सिर्फ होने के ही समझ में आओ जिसके पास पीसीएम थी, बाकी की समझ नहीं आएगी। बाहर रट लो सीधी सी बात से। ये एक एक चीज़ नहीं समझा स्कोर ना बनाओ है, अगर फॉर्मूलो कितने आयो, डॉट प्रोडक्ट केस, हैरियो परपेंडिकुलर केस। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे? पुलिस और राजस्व, न्यायपालिका और विदेश मामले, शिक्षा और स्वास्थ्य, रक्षा और रेलवे। तो भाई सुन मेरी बात, देख वो कितो भाई, तो वो यो तो भाई साहब भारत में लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बहुत बढ़ रहा। तो अंग्रेजों की ये मन में आए कि क्यों ना हम इन भारतीयों को थोड़ी सी रियायत दे दे, बेचारा मतलब खुश कर देते हैं। ये थोड़े पागल तो है, इनको थोड़ा खुश कर देते, थोड़ी सी पावर दे देते हैं, ये खुश हो जाएंगे, हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। तो इसके लिए आया भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड क्या, ये दो आदमी है, ये अलग है और ये अलग आदमी। मोंटेग्यू आदमी का नाम, और ये था उस टाइम राज्य सचिव, और जो चेम्सफोर्ड है ये क्या था? ये वॉइस राय था उस टाइम 1919 में। ठीक है, उसमें क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, जिसे हम डायरची कहते हैं, डाई मतलब दो। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया द्वैध शासन कौन से मतलब उसमें आया था, एक्ट में आया था? ऑप्शन है जो 1909, 1919, 1935, 1893, 1872, मतलब हाँ कुछ भी आ सकते हैं। तो द्वैध शासन किस में? 1900। मतलब क्या है कि दो द्वैध मतलब दो का शासन, मतलब एक जगह भारतीयों का भी शासन कर दिया गया और एक जगह खुद अंग्रेजों के हाथ में पावर दे दी गई। तो भारतीयों को कहा गया तुम कहाँ शासन करो, मतलब किस चीज़ में शासन करोगे? तुम्हें हम शिक्षा, मतलब ये मतलब वो दे, जैसे वो समवर्ती सूची है ना, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची, सेम वैसे इसमें है कि भारतीयों को शिक्षा में तुम जो करना है कर लो, स्वास्थ्य में कर लो, कृषि में, ये सब दिए गए भारतीयों को। ठीक है,
रिजर्व रख लिए गई क्या, कानून व्यवस्था, पुलिस, राजस्व, जेल। मतलब इन चीज, अरे यार, मतलब इन चीज़ों में अगर कुछ कानून कुछ चेंजमेंट होगी तो अंग्रेजों की परमिशन के बिना नहीं हो सकती। और इनमें भारतीय जो करे कर लो, थारी मर्जी। मतलब इसी से यार, पढ़ो पढ़ो लिखो मत पढ़ो, के लेना देना, छोटा मोटा जो काम था वो भारतीयों ने दे दिया गया। स्वास्थ्य मरो जियो, के लेना देना उनने। कृषि बस था, कृषि करो पूरी दिन रात, ये करो और वो करो। और कानून व्यवस्था ये सब अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। पुलिस, राजस्व, जेल, ये क्या थी, विधानसभा के प्रति जवाबदेही नहीं थी इन रिजर्व की। मतलब अगर अगर वो, ये क्या थी भाई साहब, मतलब इन पे अगर वो अंग्रेजों ने कुछ बनाया ना तो उनको किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसमें भाई साहब, हाँ, वो अपना हाथ में जो करे वो सब। तो ये ही भाई साहब याद कर लो, एक एक चीज़, ये तीन चीज़, ये भारतीय की ऑप्शन में ये आएगा। कौन सा विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गई, तो ये तीन दिए गई। हो सके ऑप्शन में कृषि दे दियो है, अगर यो नहीं तो अगला बार प्रश्न है उसमें कृषि आ जाओ तो क्या आएगा, कृषि। ठीक है, हो सके ये पूछ ले भाई, हर चीज़ पूछ कैसे, ये भी पूछ कैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी मार्गों के किनारे गोकुल जिलों के निर्माण की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। सभी 14 फॉलोइंग फैक्टर बेस्ट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक्स अलोंग रिवर कोर्सेज, सडन अपलिफ्ट ऑफ रिवर बेड्स, टेक्टोनिक ग्लेशियर। अब सुन मेरी बात, यो क्वेश्चन सिर्फ वही बहुत डीप जाकर पूछे गए। यो क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ, सारी दुनिया में मैंने उसमें बहुत कम लोगों ने सही करे गो, लेकिन जो समझ ले सही करो है ना, सही में पढ़े रखो। अब सुनो काम की बात। ये भाई साहब मैंने मेरे नोट्स बना रखे, उसमें देख ले। अरे यार, ये मैंने मेरे नोट्स बना रखे, उसमें मैंने जो हेडिंग डाल रखी मियांडर क्या होता है, उसमें मैंने स्टार मार्क कर रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इसके बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, सीधी सी बात है। मियांडर होता क्या है, तो नदी का मटक मटक कर चलना, चटक मटक। देख, ये अपनी नदी है, यहाँ से चलेगी ऐसे, ट्यूं म्यूं ट्यूं 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 चल रही है अपनी नदी। ठीक, अब सुन मेरी काम की बात। अगर नदी ऐसे मुड़ रही है, थोड़ा दिमाग कॉमन सेंस ही सोच, अगर पानी ऐसे मुड़ रहा है, अगर पानी ऐसे मुड़ रहा है तो जो बाहर वाला एरिया है, या भाई चौड़ी सारी नदी है तो बाहर कॉमन सेंस की बात है, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से जो इरोजन होगा, इरोजन मैंने कल समझाया था भाई साहब, एक जगह से दूसरी जगह जो कुछ भी चीज़ जाती है उसे इरोजन कट पिट कर, मतलब टूट कर जाना। वेदरिंग होता है टूटना, और ट्रांसपोर्ट जाना होता है इरोजन। ठीक, कल समझाया था। ठीक, कॉमन सेंस, ऐसे पानी घूमेगा तो जो बाहर ले जो यहाँ का जो मिट्टी होगी वो कटेगी, थोड़ा दिमाग लगेगा, कॉमन सेंस। ठीक है, और जो अंदर वाली मतलब वो होती है जगह इस साइड, और इस साइड सारा आके जमा होगा, क्योंकि भाई यार नूजा, अरे यार मैं लग समझ गया होगा, ना समझा तो मैं समझाती हूँ। ऐसे मुड़ रो है तो जो अंदर वाली तो जमा होगी और बाहर वाली कटेगी, समझ गया ना। ऐसे मुड़ रही है तो अब इस साइड तो क्या होगी, कटेगी जो मिट्टी, और क्योंकि प्रेशर लगेगा यार, थोड़ा समझो, और भीतर ना जमा होगी, यहाँ पर जमा होगी और यहाँ कटेगी, यहाँ कटेगी और यहाँ पर जमा, मतलब अंदर वाली साइड जमा होती है, बाहर ली हुई साइड कटी है, बैस। और जो जमा होती है उसे कहते हैं पॉइंट बार। ठीक है, म्यांडर क्या होता है, म्यांडर होता है ऐसे, नदी चलती है ना चटक मटक कर, अपनी भाई साहब गंगा है, गंगा ऐसे चलती है सीधी, लेकिन कई नदी ऐसे भी होती है, ये सारी नदी अपनी, ये क्या होती है, म्यांडर, चटक मटक कर चल, बैस। ये सुनो काम की बात, म्यांडर होगा चटक मटक कर चल। ठीक है, अब मैंने ये मेरे नोट्स और मैंने इसमें भी स्टार लगा रहा, मतलब पॉइंट बार के बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। ठीक, अब क्या होता है, म्यांडर में वो वाला क्षेत्र जहाँ नदी कुछ डिपॉजिट करती है, आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं खुद अपना लिख रखा है। तो पॉइंट बार क्या होता है, जहाँ जमा, और जमा अंदर की साइड होती है, अभी बताए तो पॉइंट बार समझ गए। ठीक, अब सुनो काम। अब होता है ऑक्सबो लेक, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या होती है, कैसे क्या करती है, तो वो हिंदी में गोकुर झील बोलते हैं इसको। तो ओल्ड स्टेज में मिलते हैं, ऐसे जा रही है,
ऐसे 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 ऐसे, ये सब क्या होता है? एक सेकेंड, अरे यार। अब भाई एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम देख सुन, काम की बात बहुत है। ये देख मैं बरा बता रहा हूँ, ये नदी ऐसे जा रही है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसे जा रही है ना, ऐसे जाने की बजाय ये सीधी यहाँ आ जाएगी। आज नहीं तो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 100 साल, 5। क्यों? यहाँ की जो मिट्टी है वो कटती जाएगी, कटती जाएगी, कटती जाएगी, और ये सीधी डायरेक्ट हो जाएगी बिल्कुल। मानो कदे घर में पानी भी जाते हो, रेत वगैरह में जाते हो, तो हमने खुद देखे हो, ठीक गई। तो अब क्या हो गया? अब कैसे बन गया? तो अब बनेगा भाई साहब, ये ऐसे आई थी, अरे यार, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पर एक और नदी बन गई, मतलब झील सा बन गया यहाँ पर। ये मैं रंग भर दिया ना, ये क्या है? ये भाई साहब नदी है। मतलब ये ऐसे घूम के जा रही थी, लेकिन फिर ये कट कर ये सीधी जाने लग गई। तो ये जो नदी बनी है ना, ये पानी रह गए, इसको हम बोलते हैं ओक्स बो लेक, बोले तो गोकुर झील। बस बात खत्म। ये क्वेश्चन वही करेगा जिसने सच में पढ़ रखो है, नहीं तो है ओक्स बोलेगी यो केस भाई गोकुर झील है, आधी दुनिया ने तो पढ़ी नहीं रहो। सही बताऊँ, भारत की सबसे बड़ी ओक्स बो लेक है कबरताल झील, बिहार में। ना पूछोगे, बहुत कम पूछोगे है, लेकिन कर लो आप। बूढ़ी गंडक नदी के ऊपर है, ठीक है। अब देख क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में था, एक साइड में अपना ओक्स बो लेक भी दिखा देता हूँ, कहीं नहीं आया क्वेश्चन। ये देखो, ये नदी भाई साहब ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, जा रही थी, बिल्कुल जा रही थी ऐसे, ठीक ठीक ठीक। एक टाइम आएगा, आज से कुछ 1000-5000 साल पहले बाद, ये ऐसे मिट्टी कटती 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 कटती, एक दिन टाइम आएगा जब ये सीधी चली जाएगी और ये अलग ही हो जाएगी इससे। तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी ओक्स बो लेक। ये आ रही इस डायग्राम में, देखो ये ऐसे घूमती आ रही है, धीरे 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 ये सीधी डायरेक्ट हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, तो फिर ये क्या बच गई? ये बच गई ओक्स बो लेक, इसको जो अलग हो गई। बस बात खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किस रीजन के कारण नदी मार्गों के किनारे गोकुर झीलों के निर्माण की सबसे अच्छी, मतलब क्यों निर्माण क्यों होती है? देख भाई, मैंने हिंदी थोड़ी कम आवाज में इंग्लिश में बता रहा हूँ। सडन अपलिफ्ट ऑफ रिवर बैंड्स बाय टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक अपलिफ्ट डिस्टर्ब्ड द फ्लो, ग्लेशियर रिटेन, लेटरल इरोजन ऑफ द आउटर बैंक एंड द, बात खत्म। मतलब इरोजन में क्या कहती है? इरोजन होते हैं एक चीज़ से दूसरी जगह चीज़ को जाना, और द आउटर बैंक मतलब ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो आउटर बैंक है इसका यहाँ से कटना, एंड डिपोजिशन ऑन द इंदर, यहाँ पर जमा होना, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ से कटना, यहाँ जमा होना, यहाँ से कटना, यहाँ से, मतलब एक टेम आ गया ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब इरप्शन और डिपोजिशन वाली केस लग रहा है कि नहीं लग रहा, खुद बता दे यार हमें, कुछ ना कुछ है। अगर नहीं समझ आ रहा, जब भी मैं तो इतना बता नो डिपोजिट, तो यह भी ऐसी संबंधित से तो ले रहा हूँ नाम, सीधी बात। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो भाई, अरे यार है ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ। द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग करें। भाई सीधी बात से, सीधी बात रट लियो, सीधी बात कह रहा हूँ, रट लियो, फायदा में होगा। मैं आपने नू कह रहा हूँ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बनाने में लिए किसका यूज किया जाता है? भाई देख, मैंने नहीं बेरा था इसका क्या आंसर, तो मैंने सर्च करो क्रोम वगैरह पे, तो मैंने एक चीज़ बेरो चल लो। कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना कुछ, उसमें किसका यूज किया जाता है? तो उसमें क्या जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। या प्रोसेस पता है क्या तरह से, यहाँ चीज़ ले, उनने इतना डिग्री पे हीट करा, फिर यह बनेगी, फिर इसने इसके साथ मिक्सर कर, फिर इतना टेम्परेचर दे, इतना प्रेशर दे, फिर यह बनेगी, फिर है नहीं नू कर है नहीं। भाई साहब पता ना कि तुम्हारे अपन ने जेई ना करने, अपन नीट नहीं करना, अपना काम से मतलब रहा, काम यो से जितना पूछा नहीं इतना ही कर। तो कह रहा है बस ये रट ले, सीधी बात है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किसका यूज किया जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। बस अब सुन मेरी बात, यहाँ कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूछो है किसका यूज किया था? H2SO। हो सका अगला हम हैबर प्रोसेस पूछ ले, हैबर प्रोसेस का मतलब किस में यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? तो अमोनिया NH3। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल सब बना हुआ है ना शायद ओसवाल का, बुक भी आई शायद। तो ओसवाल के लिए 90 भाई साहब 3 रट लियो,
काम की सी हो सके आज या पूछी से कल या पूछ रहे, रट लो, मन नहीं बे रखा ऐसे के प्रोसेस ऐसे बस रट ले। हैबर कैसे याद करोगे, MONI मोनी है, MONIKA, एक नाम आ रहा है नू रट लो, इसका निक नेम कहीं का होता है, ठीक है। तो हैबर मतलब हब्बी, मेरा हब्बी कौन है, हब्बी, हब्बन डब्बन तो ये रट ले मेरे किमी को न पढ़, बस याद करने की तरह हैबर से हब्बी, हब्बी कौन है, मोनी मतलब अमोनिया, बस बात खत्म। अब सुन मेरी बात, ओसवाल, ओसवाल में क्या, नाइट्रिक एसिड, भाई रट ले देख। अरे यार नई स्लाइड करूँ क्या, करूँ नई स्लाइड, चल छोड़, अरे यार कर इतिहास नंबर 1 कर लिया, देख 3 कराई थी, लिखूँ मैं, कॉन्टैक्ट में तो क्या थी H2SO4 बोले तो सल्फरी, हब्बी हब्बर में क्या थी वो मोनी मोनी के थोड़ा अमोनिया NH3, ठीक है। अरे एक ओसवाल, ओसवाल में क्या थो भाई, हाँ ओसवाल नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भाई रट ले तीनों आज रट ले, दो कल और एक बार पढ़ ली याद हो जाएगी, फिर 5-7 दिन बाद और पढ़ ली, बस फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सुन्नियों और शियाओं ने एक मस्जिद में और ईसाइयों और यहूदियों ने एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मुलाकात की, इस प्रकार सार्वजनिक शांति सुलह कुल, देख सिद्धि कुछ को नया काटो मारेगा, बस सिद्धि पूछ रहे सुलह कुल की नीति किसने शुरू की, ये की थी भाई साहब अकबर ने। ये सुनो काम की बात, एक बात बताऊँ तुमने, 4 ऑप्शन आई थी, 1 2 3 4, अगर कुछ भी बोले भाई ये किसने शुरू किया, अगर हमने उसको आंसर नहीं पता और ऑप्शन में अकबर, और कोई ना कोई अच्छा काम है, कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो सीधे अकबर तक कर हो सके थारा, मैंने पूछूँ 100 में से 80 बार तो सही हो, अगर 20 बार गलत होगा, अगर हमने नहीं पता तो करियो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अकबर है ना भाई, सही बताऊँ अकबर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम कराया, बहुत अच्छा, मैंने बहुत ही कम पढ़ो है, कुछ गलत करे अकबर ने, तो कुल मिला के इस प्रश्न में कहते हैं सुलह कुल शांति की नीति, सीधी बात अकबर, आपको मतलब कहते तो सुलह कुल बस यही थी भाई, शांति प्यार से रहो, ना लड़ाई झगड़ा, बहस, और सुलह नाम में शांति आ रहा है, तो किसने, अकबर ने, बस। ये सुनो काम की बात, आपको चमत्कार करे, देख सुन मेरी बात, वो सवाल ने मार गोली, अकबर है, अकबर की भाई साहब ताजपोशी हुई थी कलान और पंजाब में, इसने सुलह कुल की नीति मतलब शांति से रहो बस, इसने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया, दीन ए इलाही धर्म के सिस्टम है तो सभी धर्मों का एक ही धर्म, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, इसने कहा था सब धर्मों का एक ही धर्म है, बस लड़ाई झगड़ा नहीं बस। तो किसने दीन, सीधा पूछेगा दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया, बहुत खूब पूछा जाता है भाई साहब, अकबर ने, ठीक है। अकबर ने एक युद्ध लड़ा था 1556 में, पानीपत का दूसरा युद्ध, किस किसके बीच था भाई साहब, अकबर और हिम्मू के बीच था, ठीक है। फिर अकबर है कौन, ठीक है, अकबर को पप्पा था हुमायूं, ठीक है। हुमायूं ने भाई साहब कब, चौसा का युद्ध लड़े 1539, खूब पूछो जाओ से, कन्नौज जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं 1540 में, किस किस के बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ठीक है। इसने सब फिर यो भाग गो तो हार गो तो ये कन्नौज वाले युद्ध में, तो फिर ये भाग गए, कहाँ भाग गए, ईरान, जहाँ पर आज के टाइम में लड़ाई हो रही है, ठीक है। ईरान में एक डायनेस्टी थी सफाविद डायनेस्टी, ये भी याद को किस कहाँ जा किस रण ली थी, सफाविद डायनेस्टी, भाई जो अकबर देखा करो उसमें आया सब कुछ, ठीक है। ये हुमायूं को पप्पा तो बाबर भाई साहब बैसे, बाबर बैसे 12 साल की उम्र में फरगना के थ्रोन पर राजवंश मतलब गद्दी पर बैठा था, ठीक है। बाबर फिर 1504 में आ गए काबुल, कहाँ गए 1504 में काबुल आ गए, ठीक है। अब इसने युद्ध लड़े थी, वैसे तो ये भाई साहब सारी दुनिया की याद सी सब एस्पिरेंट समाज में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, 26 27 28 29 30 सारा याद करो। 26 में पानी पिया, खाना खाया, चांद पे गया, घाघरा उड़ा और मर गया, पानी पिया, खाना खाया, चांद पे गया, घाघरा उड़ा और मर गया। पैसे पानीपत का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, जितना गुण बाबर, ठीक है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जितना गुण बाबर। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदनी राय के बीच हुआ, जितना गुण बाबर। घाघरा युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ, जितना गुण बाबर, और 30 में मर गए, ठीक है।
अब सुनो मेरी बात, पानीपत का ये सब न याद से अगर इब्राहिम लोधी अन दोनों में हो सका दी दुनिया कन्फ्यूज भी होती है तो भाई कोई ट्रिक को नहीं, बस रट लियो, 2 बार पढ़ो 5 बार पढ़ो, है जाओगे याद, और खूब पूछो जाओ बस। ठीक, ये बात है जहांगीर, जहांगीर कौन थो, अकबर को बेटो, इसने जंजीर ए आदिल, आदि है, आदिल, हाँ आदि है, ये किसने लगाई, मतलब इसकी जो ये इसका महल, अरे यहाँ पर यमुना नदी के, हाँ यमुना नदी के तट पर इसने वो एक जंजीर लगा दी थी, जो यहाँ मतलब क्या कोई भाई साहब न्याय नहीं मिल रहा तो बड़े जाके जंजीर कोई घंटी वगैरह है दबा दो, हिला दो और घंटी जाकर बड़े बाज जाएगी, फिर बेरो चाल जो, हाँ मैं कोई मैंने याद कर रहा है, मैंने याद सताओ ऐसे बहु। अरे यार भाई साहब 1555 में, हाँ ये हुमायूं 1555 में मरा था लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। याद सतावे से बहु आगे तो मन ना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की प्राथमिक, सिद्धो पूछ रहा है जागर जो डांस है किस राज्य में मनाया जाता है, तो भाई ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, रट लो स्टैटिक। अब सुनो मेरी बात, मैं आपने 2-4 डांस बताऊंगा उनके बारे में सारा रट लो, धीरे धीरे भाई साहब A to Z डांस करा दूँ, लेकिन धीरे धीरे आज 3-4 ही कराऊंगा, जब भी आगे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो धीरे धीरे सारा करते हैं। ठीक है, अब सुन मेरी बात, घूमर सबसे पहले जागर, जागर कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। ठीक है, घूमर, घूमर कहाँ मनाया जाता है, घूमर मनाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, लेकिन 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 कौन सी जनजाति बनाती है, मतलब तो शुरू में तो ये करती थी भील जनजाति द्वारा, लेकिन बाद में ये करने लगे राजपूतों द्वारा भी, राजपूत भी बाद में करने। ठीक, किस भगवान माता की, तो सरस्वती माता की इसमें मतलब पूजा वगैरह करी जाती है, और वीमेन्स जनरली जो महिलाएं हैं ना उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये अपना घूमर डांस जो पद्मावत मूवी में भी किया जाता है ना, वही है घूमर। ठीक है, एक होता है डांडिया रास, खूब भाई साहब आज सी 2-4 ना नवंबर के आसपास मेरी जो इंस्टा फीड है ना वो खूब रील आया करती डांडिया की, खूब खूब, मैं कुछ नवरात्रों की तो खूब मज़ा भी आया करता रील देख, बढ़िया रील आया करते, बढ़िया डांस और बढ़िया से गाना और मूड आ जाएगा तो भाई साहब। तो जो डांडिया रास है ये मनाया जाता है गुजरात में, और जो गरबा ये भी गुजरात, फिर ना फर्क क्या है। तो जो आरती होती है जो नवरात्रों में, तो आरती से पहले तो मनाया जाता है गरबा डांस और बाद में मनाया जाता है डांडिया डांस। मैंने भाई कहीं देखा नहीं है कि इसके बारे में कहीं पूछा, मेरा ध्यान में बस पढ़ लो, पहल तो गरबा और बाद में डांडिया डंडा। ठीक है, एक होता है कोलाटम, कोलाटम नाम में कोलाटम, कहाँ साउथ इंडिया में, कोई प्रॉपर ये नहीं है कि भाई केरल में मनाया जाता है तमिलनाडु, जनरली साउथ में सब कितने मनाते हैं, साउथ इंडिया में कोई फिक्स नहीं। ठीक, जो पोंगल है ना, हाँ तमिलनाडु वाला, उसके समय पर किया जाता है। ठीक है, जनरली महिलाओं द्वारा। ठीक है, इसे स्टिक डांस भी कहते हैं, इसमें भी मतलब जैसी डांडिया है ना नू समझ लो साउथ इंडिया का डांडिया है ये कोलाटम, अपना वो डांडिया कहते हैं उठे हुई हो, मतलब उठे हुई समझ गया होगा। ठीक है, एक है भाई साहब परिणी शिव तांडव, नाम में ही शिव है तो किसको डिनोट करते हैं, भगवान शिव को, कहाँ पर, तेलंगाना। ठीक है, ये भाई साहब शुरू किया गया था काकतीय राजवंश के द्वारा, और इसे डांस ऑफ वॉरियर भी कहा जाता है। कि याद करो, एक तो जागरियो भी करो, घूमर कहाँ का, राजस्थान का, टिक टिक डांडिया गुजरात का, गरबा गुजरात का, कोलट्टम, कोलट्टम मैं साउथ इंडिया ही कर लो, परिणी शिव तेलंगाना, भगवान शिव, डांस ऑफ वॉरियर, हाँ ये किसे कहा जाता है, डांस ऑफ वॉरियर, वॉरियर मतलब अरे जो लड़ाकू वगैरह होते हैं वॉरियर यही तो होते हैं, तांडव करते हैं भाई साहब, या तो तू सारी या मैं सो, मतलब समझ गया होगा ना, नाम में दम है। तो इसे देखिए घूमर हुआ है ये अपना, अरे यार खूब रील आया करती खूब, और भाई साहब खूब नू समझ लो पूरा पूरा नवरात्रा 9 दिन का होते हैं ना, मौज ली से ये अपने भाई परिणी शिवतांडव, शिवतांड नाम में देख लिया ऐसे होता तांडव कर रहे भाई साहब। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली, देख पानीपत की पहली किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 बता दियो, दूसरो 1556 अकबर और हेमू, दूसरी करवा दी, तीसरी हुई थी 1761 में, किस किस के बीच हुई थी, तो ये हुई थी मराठा और अफगानों के बीच, मराठा
अफगान कौन था? अफगान अहमद शाह अब्दाली थे अफगानों की तरफ से, और मराठों की तरफ से कौन था? बाजीराव था, बाजीराव पेशवा, ठीक है ना। हाँ बाजीराव पेशवा था, ठीक है। और देख था ना पहले धीरे धीरे भाई सारा पलासीर और वो एक और था ना, और उसने क्या कहा 1764 में बक्सर आ, और ये जितना भी सारा करा दूँ बस क्यों सनाता जाने पानीपत का तीनों करा दिया। और कौन कौन क्या गए बीच में इस बार कुछ पूछा भी कौन, बाकी पूछो तो और चमत्कार कर देना। पम्बन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है भाई साहब? वैसे तो कोई याद करने कोई क्वेश्चन नहीं है, तो जनरली वैसे नो याद जो है ना, मतलब रील वगैरह पम्बन द्वीप की ऐसे बस मैंने भी याद थोड़ी करी भाई पन्नमा में, वैसे तो याद जाओ ऐसे वैसे मुर्मू गांव है ये कहाँ पर? गोवा गए से गाँव गए से गोवा में। मंगलुरु, मंगलुरु किससे? कर्नाटक, तो मंगलुरु भी कर्नाटक में। कोच्चि केरल के याद कर लो सब। JNPT जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है? इसे हम न्हावा सेवा भी कहते हैं, महाराष्ट्र में। कुछ याद है वैसे तो सारी दुनिया की याद सी, कुछ बेसिक था। ये सुन मेरी बात, भारत में भाई साहब पोर्ट भी दो प्रकार का है, एक तो ही मेजर मेजर और एक होता है माइनर। अब यो के सिस्टम, माइनर तो ही 200 से भी ज़्यादा अपन याद नहीं करना, और मेजर कितनी ही? मेजर ही भाई साहब 13, ठीक है। 13 की 13 याद है जब, लेकिन आज मैं आपने 3 और 1 4 याद करा दी, धीरे धीरे सारी याद हो जाएगी, ठीक। 13 माह ही भाई साहब, 13 बराबर 12 + 1 मतलब 12 तो ऐसी जिस पे सरकारी मतलब सरकार का हाथ में कंट्रोल है, और एक ऐसी जो प्राइवेट। प्राइवेट कौन सी? ये है एन्नोर, ठीक है। ये सुन मेरी बात, ये ये देख ये भूल जा, वैसे तो भाई सॉरी 13 की 13 इंपॉर्टेंट, या देखिए एन्नोर ये रही, लेकिन सारी याद नहीं है, मैं ये याद करा देती हूँ एक बार। 13 ही 3 3 6 3 3 9, हाँ देख ले वो, देख 13 की 13 से गिन ले, अच्छा मैं तो गिन ली, तू भी गिन ले, रोक का वीडियो, ठीक है। ये सुन मेरी बात, कांडला, कांडला कहाँ पर? गुजरात में। देखियो गुजरात से जूम से जूम है, देख गुजरात में कित कांडला भाई साहब मारे ट्रक तो आज ही 10 साल पहले, तो मेरे पापा उठा सी कांडला बहुत भी लेकर आया कर, तो क्या कहा करी ट्रक में सामान, मतलब जो भी ट्रक वाला लेकर आई खूब कांडला जाया कर, देख वरे जाया कर, तो मैं वरे हरियाणा में, और वरा से वरा तक जाया कर, तो देख 1.5 दिन जाने को 1.5 दिन आने का, ठीक है। एक है मुंबई पोर्ट, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू जो अभी अभी बताया न्हावा सेवा भी कहते हैं, ठीक है। न्यू मंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। न्यू मंगलुरु पोर्ट, न्यू मंगलुरु, ओहो मंगलुरु कौन हो? मुर्मू गांव से भाई, गलत सर है ना। मंगलुरु और कर्नाटक कोच्चि, और ये बाद में कभी फेर आऊँ जब कराऊँ, क्योंकि सारा भूल जाओगा, ठीक। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे यार सुकुमार सिंह ने, भाई कुछ पढ़ाने को आती कुछ, ठीक है। क्या पढ़ा? ओहो अरे यार, नरहरि राव भारत के पहले CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के बोली हिंदी में, ठीक है। MHC सितलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल, पहले कल भी बताए थे 148 आर्टिकल यो 76 कल बताए तो भाई साहब ही, हाँ बता रखी था ना बेरो को, ठीक है। हाँ बस बहुत सरल था ये तो। नीले कौन सा आंदोलन? उलगुलान या महान हलचल आंदोलन। देख सुन मेरी बात, नुकैरोस है निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंडा विद्रोह। अब सुन मेरी बात, कम से कम ना भाई NTPC में मैं खुद अपनी ज़िंदगी में PYQ देखे ना सोल्व करे थे, मॉक टेस्ट दिया करता हूँ, कम से कम ना तो टोटल आंदोलन है 20-25 का आसपास। तो ये हर शिफ्ट में लगभग हर ना तो हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में अणकबार हम जरूर आया करते, कौन थो इनको ऐड कौन थो कहाँ किया गया कब किया गया बहस। तो एक तो थम पढ़ो नू ही रैंडम, आज मुंडा पढ़ ले कल यो पढ़ ले आज यो पढ़ ले यो, भाई बिल्कुल याद नहीं है, सीधी बता रहा हूँ कन्फ्यूज रहोगा, पहली बता मैं खुद कन्फ्यूज रहूँ, इसलिए मैं आपने शुरू से बताऊँ पहले कौन सो तो उसके बाद किया है, उसके बाद धीरे धीरे आज 4 कराऊंगा, धीरे धीरे सारा कवर है जाएगा 20 का 20। तो करे शुरू, ये सुन मेरी काम की बात है। देख सबसे पहले एक आता है पहाड़िया विद्रोह, ठीक है।
कब हुए थे? 1781 से 85 के बीच। आपने डेट याद नहीं करनी, डेट सिर्फ उसी की याद करनी जो एकदम एग्जैक्ट पूछो, जैसे कि 1818 में तो एकदम वही यो टाइम पीरियड ड्यूरेशन है, तो ये मत करो याद। ठीक है, सीधी बात। पहाड़िया विद्रोह का हेड कौन थो? राजा जगन्नाथ और तिलक मांझी, दोनों याद करो। कैसे याद? पहाड़ा में राजा रहा करता, बिल्कुल रहेगा। तो राजा जगन्नाथ और तिलक मांझी जो दशरथ मांझी तो पहाड़ तोड़ दियो, तो पहाड़ ने काटो, तो हाँ समझ गया, तो वही है। तो पहाड़िया है ना, पहाड़ किसने काटा? तिलक मांझी ने, तो मांझी। बस कहाँ हुआ था? राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ी झारखंड में हुआ था। ये मत करो याद, बस इस चीज में ये याद कर लो कि पहाड़िया विद्रोह को ऐड कौन था, बात खत्म। उसके बाद एक आता है चुआर विद्रोह। भाई मैं कुछ हूँ कि मैं शर्त लगा उसको मेरे साथ। भाई साहब ये खुद पूछा गया, आगे आओगे शिफ्ट में देख लिया, RRB NTPC में ही पूछा गया, ये दिखाऊंगा था ना आगे चल के। ठीक, चुआर विद्रोह है ये भाई साहब। अरे ये भाई साहब ऐड कौन किया? एक तो दुर्जन सिंह, राजा दुर्जन सिंह, और एक तो राजा मोहन सिंह। चुआर से याद करो, चूआ 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 की तरह ही दुर्जन सिंह की हवेली, वो फिल्म है ना, करण अर्जुन, उसमें थी ना दुर्जन की हवेली। तो बस हवेलियाँ हम कह रही थी भाई, चूहा रही पुरानी हवेलियाँ। तो चूहा चूहा की राजा दुर्जन सिंह की हवेली। ठीक, एक राजा मोहन सिंह भी याद, कब से कब? 76 से 99 बंगाल और बिहार में हुआ। ठीक, मत करो याद, मत करो, बस ये याद करो। एक होता तामार विद्रोह, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा भाई बताऊँ के पूछो गए थे, मैं मेरी भी याद से पूछो ये गए थे। भोलानाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से? ये ऑप्शन दे दियो, मुंडा और संथाल और तामार और एक और और माही लगा लो, बेल विद्रोह। जा कर लेके करा, फिल्टर पाट के मारेगा, तुक्का मारेगा, याद भी कर रखो है तो बोलूँगा, एक तो भाई साहब रिविजन कराया करो। तो भाई साहब तमार विद्रोह ऐड कौन? तो भोलानाथ। भाई देख गलत मत समझियो, जो तमार रहते हैं अपनी SC कम्युनिटी है, उसका ऐसा सा ही नाम रहता है तामार, समझ गए होगा। ठीक, तो वी के बेचारा भोला आदमी, तभी तो ना आरक्षण मिले है। तो याद कर लो भाई, याद करने की ट्रिक है। मेरी उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक, तो तामार विद्रोह भोलानाथ 1782 से 1832 तक चला। ओहो, छोटा नागपुर, तामार जगह है कहाँ पर है? छोटा नागपुर में। ठीक, एक आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह भी दो आया था, दो भील विद्रोह हुए। हम पढ़ रहे हैं 1818 वाला। कब हुआ था? 1818। किसने? कहा? महाराष्ट्र में। सुन 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 सुन, कहाँ हुआ था ये पूछा गया है। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन दे दिए, 4 राज्य अगजा कर ले, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। जा, बस वही बात है। तो भील कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में हुए थे, 1818 में हुए थे। और किसने? सेवाराम काजी और भीमा नायक, बैसे भीम बैसे भीमा, और एक सेवाराम काजी याद। भाई ये हम तो सब कुछ याद करो। और एक और आएगा भील विद्रोह, वो आगे करो। आज 4 याद कर लिया, आगे कोई क्वेश्चन बनेगा 4 और कराते हो। ठीक है, 1818 के बाद जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे 1913 में रिलीज हुई पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय पिक्चर फिल्म? देख सीधी सी बात है, ये पिक्चर मेरे खुद समझ में नहीं आया, मैंने नहीं, मेरा केस इतनी याद कर लो। एक थी भाई, अण दोनों कई लोग कन्फ्यूज रहे, बस कुछ मत याद करो, इतनी चीज़ याद कर लो। राजा हरिश्चंद्र 1913 और या 1931, मतलब ये 3 है ना, यो आगे जाओ और एक पीछे चले जाओ, 1931। बस बात खत्म। के याद करो, राजा हरिश्चंद्र कब रिलीज हुई थी? 1913 में। और यो के नाम अल्लमारा कब रिलीज हुई थी? 1931 में। बस ये सुनो मेरी बात। राजा हरिश्चंद्र को कौन तो भाई है, मतलब वो करण वालों, तो ये था भाई साहब दादा साहेब फाल्के। सिनेमा जगत में सबसे बड़ा जो अवार्ड है ना, वो इसी के नाम पे दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये कौन थे? राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म थी ना, मतलब पहली फिल्म, उसका जो निर्देशक डायरेक्टर था। अल्लमारा कौन था? अर्देसर ईरानी, अर्देसर छोड़ ईरानी याद गए, ईरान देश है, ईरानी कप जो है ना क्रिकेट का, उससे याद कर लो ईरानी। ठीक, संत तुकाराम एक ये भी फिल्म है, ये हुई थी भाई साहब वेनिस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। याद कर लो, सब पूछ ले, वैसे तो पूछा होने बड़ा पूछ भी इसका भाई। 3 याद कर लो, आग मीच के आग बीच। अरे यार, क्या याद करो 3 चीज। हरिश्चंद्र 1900,
हरीश चंद्र 1913 व 1931, या तो कौन थी दादा साहिब, और यो कौन तो ईरानी, और वो एक और फिल्म थी कौन सी, संत तुकाराम हाँ वेनिस में मतलब फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म। बात खत्म। विच एविडेंस सपोर्ट द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इन। भाई देख सीधी सी बात है, यो क्वेश्चन बहुत डीप जाकर पूछो, बहुत तो कैसे मतलब जो पढ़ रखो ना प्रॉपर टॉपिक वही कर सके है। ये जो नोई वन मतलब वन लाइन याद करी उनके समझ में नहीं आओ, मैं पहली बता रहा हूँ। इब सुन डीप कैसे। तो भाई साहब अपने जो अर्थ है धरती माता, उसमें से अंदर से वेव निकलती है, कंपन होता है। ठीक, वेव दो प्रकार की होती है, एक तो होती है भाई साहब बॉडी वेव, और एक होती है भाई साहब सरफेस वेव। बॉडी मतलब इसके अंदर और एक सरफेस। ठीक, बॉडी वेव भी दो प्रकार की होती है, एक होती है पी वेव, एक होती है एस वेव। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा था ना, देख। अरे यार, सीस्मिक जो वेव होते हैं दो प्रकार की, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव भी दो प्रकार की होती है, पी वेव और एस वेव। पी वेव होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, भाई हिंदी पता ना, अनुतरंग दैर्घ्य की भाई मन नहीं बेरो की पर मैं इंग्लिश में बेरो मैंने। और एस वेव होती है ट्रांसफर, कैसे याद करो, एस के बाद जस्ट बाद टी आता है इंग्लिश में, तो एस के बाद टी ट्रांसफर हो बचोड़ी हुआ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो लॉन्ग पी वेव होती है ये भाई साहब सॉलिड में भी ट्रैवल करती है, लिक्विड में भी ट्रैवल करती है और गैस में भी ट्रैवल करती है। लेकिन जो एस वेव होती है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है। ठीक है, ये समझो, इब आवश्यक असली डीप। और एक जो इसकी स्पीड होती है वो सॉलिड से ज़्यादा, उससे कम लिक्विड है, उससे कम गैस भी। ठीक है, ये अपनी धरती माता है, ये भाई थोड़ी डीप आग रहा है, ये अपनी धरती माता है। ये देखे ऐसे डायग्राम, इस डायग्राम में। ठीक है, ये जो मतलब क्या ना पी वेव ये निकलेगी तो ऐसे निकलेगी, ऐसे मतलब पास जैसे डायग्राम। ठीक, लेकिन जैसे ही लिक्विड में मतलब होगी तो ये दूर मतलब ट्रैवल करे, क्यों, क्योंकि इसमें स्पीड क्या है, कम है। कैसे ही कौन सी फिजिक्स लाके भाई बनना नहीं मेरा, मैं याद कर रखा है, थम भी कर लो। ये कैसे भाई नू यार समझ गाओगे यार, अपन थोड़ी करना है, बाकी मैं खूब कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे ट्रैवल करती है। ये 104 डिग्री से 143 वो होता है डिग्री इप्सोन में। ऐसे ही जो एस वेव होती है ये कैसी, ये भी ऐसे ट्रैवल करेगी, लेकिन फिर ये इसके बाद ये सिद्ध ओवर ही ट्रैवल करेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर लिक्विड, देख था ना मैं बता, इसका मतलब ये यहाँ पर ट्रैवल ही नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है लिक्विड। और हमने एक चीज बेरो, एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करेगी, इसका मतलब ये यहाँ पर ट्रैवल नहीं करेगी। इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि यहाँ पर लिक्विड है तभी ये ट्रैवल नहीं करेगी, या तो लिक्विड या गैस। तो इसे हम कहते हैं जहाँ पर ट्रैवल नहीं करेगी उसे कहते हैं शैडो जोन। भाई एक बात बताऊँ था ना, क्वेश्चन के बनाए, क्वेश्चन सीधा ये बनाए, जो पी वेव है ना एक कैसी वेव है, तो सीधी याद करो लॉन्गिट्यूड और ये ट्रांसफर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा है पी वेव मतलब किस में ट्रैवल करती है, निम्नलिखित में से किस में ट्रैवल नहीं करती या करती है, जो भी है तो इसमें तीनों में करती है। ये सिर्फ ये क्वेश्चन बना है भाई, देख रट लो, वैसे तो समझ गाओ ना भी समझो तो भाई रट ले, देख फायदा में रोग देख। तो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था वट एविडेंस मतलब किस चीज़ के बेसिस सपोर्ट हमें मतलब सपोर्ट करता है लेयर्स, देख धरती माता में लेयर सी क्रस्ट मेंटल कोर पढ़े हो ना पढ़े तो आगे कोई क्वेश्चन बने जब बताऊँगा। तो हमें किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि धरती में क्रस्ट भी है मेंटल भी है, मतलब लेयर स्ट्रक्चर है। फॉसिल के मतलब जो ये जीवाणु मतलब ये निकली है, मैग्नेटिक पोल्स और पोल की तरह ये की तरह को लेने देने, पोल जो पोल्स होते हैं उनका धरती के अंदर से कुछ लेने देना नहीं है। वोल्केनिक इरप्शन जो ये आई थी तूफान वगैरह, वोल्केनिक आई भूकंप, तो इनको भाई लेयर से कुछ लेना देना नहीं है। एक और सीस्मिक वेव बिहेवियर मोस्ट, ये कैसे मैंने एक चीज़ सीस्मिक वेव के ही थी, पी और एस वेव ही सीस्मिक। ठीक है, और मैंने एक चीज़ और बताया कि यो या जो लिक्विड में ट्रैवल नहीं करे या तीनों में ट्रैवल करे से, तो इसको मतलब क्या है, अर्थ का इंटीरियर में हमें एक चीज़ बेरो चाल को, ये वेव अर्थ का अंदर से निकली और या इसमें ट्रैवल नहीं करती, मतलब कहीं ना कहीं एक होता है क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, और जो कोर होती है ना ये होती है अंदर ही अंदर वाला पार्ट, और ये होता है भाई साहब सॉलिड, और जो मेंटल होती है ना ये होती है लिक्विड, और ये होता है सॉलिड ही। तो यार ये मतलब क्या तरह समझाऊँ यार था ना,
देख, अब जो एस वेव्स है ये वरा तो ट्रेवल कर लेगी नीचे ही नीचे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉलिड है, और यहाँ पर ये ट्रेवल नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विड मैंने अभी बताया। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ में लेयर बन रही है, यहाँ पर हो सका है सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड है, तभी तो नहीं कर रही, और फिर यहाँ पर करेगी सॉलिड है, मतलब लेयर बनेगी ना, सॉलिड लिक्विड, जिसे हम क्रस्ट मेटल कोर भी कहते हैं। बस देख, सीधी बात बताऊँ, सही बताऊँ भाई ने, आदि मैंने मेरे कन अगर 100 बालक पढ़ रही ना, वैसे तो पढ़ी ही 100 मास ही, अगर उन नए टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो 90 के समझ में भी नहीं आओ, हो सका 80 का नहीं आओ, और 20 का जाए, 20 का समझ आए बहुत बढ़िया, जो 90 का नहीं 80 का नहीं आई ना भाई, रट ले। जो सीस्मिक विवरण को लेना देना अर्थ का अंदर सी, तो बस यही पूछ रहा, अर्थ का अंदर किस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो अर्थ लेयर्स में बटी हुई, तो सीस्मिक वेव्स। बस देख भाई, थार भला खातर कह रहा हूँ, आगे पूछोगे है। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख कमी क्या थी भाई? स्वतंत्र 1947 जो आयो तो क्या दिक्कत थी? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर जो खान पीन में था, तो भाई साहब हमारे कन खूब कमी मतलब था खान पीन में ना भाई साहब, अपने कने खाना दाना नहीं था। वैसे एक वो अंधभक्ता के साथ, बीजेपी का अंधभक्ता के साथ मेरी एक बार लड़ाई आई, तो मैं वैसे उन्होंने यही बात कही कि जो कांग्रेस है ना, भारत ने उठाए जित मतलब अपने पास खांड दाना नहीं थे, और मोदी ने सारा बसाए मिले है 2014 में। और कंगना रनौत जी कहती हैं कि हमें सही मायनों में आज़ादी 2014 में मिली है। ठीक है भाई, ठीक है। मैं सुन मैं कर रहे थे 0 सी यूट्यूब स्टार, आज मेरे हैं 355 मिलियन, मतलब खाली 355 सब्सक्राइबर, और एक करे 1 लाख सी, तो मेरे देख लो कितना जोर पड़े होगा 355। लेकिन 355 से ऐसी दुगुणों कितने है? 70 710 मिलियन, मतलब 710 0 से 355 सब्सक्राइब करना मेरा जोर पड़ेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ करने में कम जोर पड़ेगा। तो वही बात है, ये समझ गए होगा मेरे के मतलब से। तो अपने कने खूब था खान पीन ना भाई, अपन को नहीं था इतना। उच्च बेरोजगारी और गरीबी भाई साहब बिल्कुल थी, अपने पास गरीब ही आदमी थे। मजबूत बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया तो है कि 1997 कुछ ना। उच्च औद्योगिक उत्पादन खूब इंडस्ट्री थी, अरे कित थी गुड़गांव दिल्ली कित है नोएडा। तो कुल मिलाकर आप गरीब आदमी बेचारा खाना अपने पास दाना नहीं था 1997। सीधी बात यह है भाई साहब, बेसिक कुछ याद करने को नहीं, हमें सिर्फ दिमाग थोड़ा बहुत भी अक्ल चाहो, ये गलत करोगा ना तो भाई करोगा। देख सीधी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? भाई देख, डिजीज बीमारी तो सीधा पूछेगा वायरस से होने वाली कौन सी बीमारी? बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ। तो भाई साहब सारा ये टीरिक्स है, टीरिक। ठीक है, आज मैं आपने कराऊंगा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, कल ये करा दूंगा, परसों ये, वैसे सारी दुनिया में पता हो लेकिन फिर भी करा दूँ धीरे धीरे। जब अगर कल फंगस से पूछ रही तो यो कराऊंगा, आज सिर्फ प्रोटोजोआ पकड़ेंगे। देख, प्रोटोजोआ की ट्रिक है, पप्पा काम पे सोते हैं, पप्पा काम पे सोते। पैसे पापा मतलब पायरिया बीमारी किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है। कैसे? कालाजार बीमारी किससे होती है? प्रोटोजोआ से। मैं से मलेरिया किससे होती है? प्रोटोजोआ से। पे से पेचिस किससे होती है? प्रोटोजोआ से। सोते मतलब निंद्रा रोग किससे होते हैं? बात खत्म। 3 ज़्यादा कुछ मत दिमाग, 1 2 3 2 5 याद कर लो। 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कितो भाई, पर्सन थो नि मतलब विच ऑफ द मतलब नि कौन सा प्रोटोजोआ मतलब पापा पायरिया से कितने कोन्या पापा काम कैसे कालाजार से कोन्या काम में मलेरिया से। हाँ बात खत्म, कुछ तो है मैं बस। या टीरिक याद कर लो, टीरिक। देख, उदारवादियों के दृष्टिकोणों को कौन सी विधि? भाई अगर यो क्वेश्चन में थम करो, अगर यो गलत कर दियो ना, मैं थरी बाकी भी सुन लो मेरे को ना। कल कराए थे क्वेश्चन 1900, देख मैं सीधी में लिखूँ नहीं, वैसे मुँह जबानी बोल रहा, जल्दी सुनियो। 1907 में क्या होता, जो कांग्रेस का 2 विभाजन टूट गया, एक उदारवादी एक चरमपंथी। चरमपंथी कौन था? जो मतलब लड़ाई झगड़ा लठ लेकर तैयार था अंग्रेजा के खिलाफ। वी कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। और पैसे पाल कौन था पता रहे? लाल बाल पाल, तू बता, मैं नहीं बता। ठीक है। और उदारवादी के थे बेचारा प्यार मोहब्बत ही करांग, लड़ाई झगड़ा नहीं। देख नहीं लड़ाई झगड़ा थे। उनमें कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया, मैंने खुद CPO देखा है। एक तो फिरोज समुद्र मेहता, सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नहीं था? तो फिरोज मेहता था।
एक था गोपाल कृष्ण गोखले, एक दादा भाई नेहरूजी, ये सब थे। ठीक है, फिर इनका पैचा हुआ था 1917 में। ठीक है, तो बस बात खत्म। अपन कल मैं बाकी पढ़ा दियो तो, और आज अपना क्वेश्चन किए पूछे उदारवादी मतलब के भावना थी, के चावे था, शस्त्र क्रांति लठ ले लेकर खड़े था ना, गुरिल्ला युद्ध तो यार बेचारा करेगा ना, याचिका प्रार्थना रिक्वेस्ट करे, सर प्लीज सर सर सर, अरे अंग्रेजन सर प्लीज सर इंडिपेंडेंस हमें आज़ाद करो सर सर सर, प्रार्थना कराया करते। बिल्कुल ही भाई प्यार मोहब्बत से लड़ाई झगड़े के खिलाफ था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण ना, ये तो पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आर 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 राजा राम मोहन राय। वह कौन सा शब्द है जो तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली मानसून पूर्व की बारिश को संदर्भित करता है, खासकर दक्षिण भारत? अगर हमने ये सब नहीं पता ना, मत पता है, लेकिन दक्षिण भारत की पूछ ले भाई साहब, रट लियो। जो अपने दक्षिण भारत है ना, उसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं मैंगो सावर, अम्बर वर्षा। जो क्यों ये आम, यहाँ पर आम लगते हैं और आम के लिए मतलब अच्छी मानी जाती है। ये मानसून से पहले होती है। ये सब मत करो, सीधा पूछेगा दक्षिण भारत आओ ना। नॉर्वेस्ट क्या होता है? नॉर्वेस्ट होता है भाई साहब जो नॉर्थ ईस्ट में जो चलती है ना, वो होती है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में चलती है ना इस साइड, ये जो ये है ना, ये असम में जो चाय की खेती होती है, कल क्यों सुनाया था, हाँ, उसके लिए ये भाई साहब खतरनाक होती है, बहुत नुकसान करे है। ठीक है, मानसून ब्रेक लू लू की चल अपना हरियाणा राजस्थान जो गर्मियाँ वो चल रहा है ना, समझ गया होगा। हो ही नहीं। नॉर्वेस्ट वेस्ट बंगाल में कहाँ? वेस्ट बंगाल में इसे भाई साहब काल बैसाखी के नाम से जानते थे। सीधा पूछेगा मतलब काल बैसाखी कहाँ मतलब जाना जाता है, तो वेस्ट बंगाल में। मैंगो सावर साउथ इंडिया आम के। ठीक है, अच्छा जी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट नीलगिरी। वैसे तो सारी दुनिया में पता हो, बेसिक सवाल है, लेकिन फिर भी देख, भारत में टोटल भाई साहब 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। आपने 18 का 18 याद करने को, सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कहाँ स्थित है, सीधा पूछ लेगा। जैसे नीलगिरी है सबसे पहला है, कब? 1986 में बना था। मतलब अगला क्वेश्चन पूछ, नीलगिरी कहाँ स्थित है, तो भाई साहब ये अपने दक्षिण भारत है, ये अपना केरल ले ले, ये तमिलनाडु और ये यहाँ से कर्नाटक, तो इन तीनों के बॉर्डर पर है, तो तीनों में ही है ये शामिल। नू नहीं कहाँ गया है मैं वैसे, तीनों में इसमें से फैल रोज है कोई, समझ गए होगा। ठीक है, सुंदरबन कहाँ पर है? सुंदरबन है भाई साहब वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। नंदा देवी उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नंदा देवी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सीधा पूछा जाएगा। और उत्तराखंड थोड़ी देर पहले जागर जागर तो ना डांस, हाँ समझ तो गया। मन्नार खाड़ी तमिलनाडु में। देख ये याद के कर लो, सारा 18 का 18 कराऊँ, लेकिन थोड़ा 5-7 ही कर लो, देर देर सारा करा दो। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार खाड़ी तमिलनाडु, सिमलीपाल उड़ीसा में है। खूब पूछो गए सो भाई सारी दुनिया में पता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश भाई मोस्ट इंपोर्टेंट। हो सके कई लोग इसमें कन्फ्यूज रही चाहिए, तो भाई कोई उत्तराखंड भी कर दे, कोई तमिलनाडु भी कर दे, कोई कुछ, तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी। नोकरेक मोस्ट इंपोर्टेंट मेघालय में। ठीक है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, बात खत्म। ये सुनो देखो, 18 का 18 जी, लेकिन कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही यार। चल ठीक से, हो सके पुरानी फोटो है। आपने मैं आज के पढ़ाए दे, ये उत्तराखंड ही और उत्तराखंड कैसे? नंदा देवी। ठीक है, कच्छ कच्छ गुजरात में ये रहा। ठीक है, पंचमढ़ी पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। योर पंचमढ़ी योर पन्ना। ठीक है, नीलगिरी देख लियो वर है, देख सबके तीनों फैल रोज। और गल्फ ऑफ मन्नार देख लो तमिलनाडु, और धीरे धीरे सारा सुंदरबन देख लो वेस्ट बंगाल, नोकरेक देख लो मेघालय। ठीक है ना, सारा करा दूँ, लेकिन एक दिन में हम फिर हाथ खड़े करते हो। 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र से? देख सुन मेरी बात, टोटल 12 अनुसूची ही, 12 की 12 कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे सारी कर दूँ। आज मैं 7वीं कंप्लीट कराऊंगा, और एक क्वेश्चन और आएगा अनुसूची, 2 अनुसूची पूरी करा दूँ आज। कौन सी? एक तो 7वीं अनुसूची क्या है? अभी 1919 का अधिनियम पढ़ा, तो हम कहते भाई से 2 भाग में बांट दो, कि मैं तो अपना भारतीय खातर कुछ अंग्रेज खुद हाथ में, सेम वो सिस्टम यहाँ। इसमें 3 भागों में 1 2 3 कौन से हैं इसमें? ये तो है राज्य सूची, ये है केंद्र मतलब संघ सूची, और ये है समवर्ती सूची। डायग्राम दिखाते हो,
एक सेकंड भाई, देख भाई, 7वीं अनुसूची, एक होती संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। संघ सूची में मतलब जिस पर संघ मतलब एनडीए सरकार, बीजेपी सर, मोदी जी का सरकार का जो हाथ में है। राज्य सूची जब राज्य का जैसे हरियाणा को हाथ में, राजस्थान, पंजाब, ये सब। और एक होता है समवर्ती जिसमें दोनों, तुम भी दोनों भाई मिलकर काम कर। लेकिन अगर दोनों की लड़ाई होगी तो किसकी चलेगी? तो चलेगी भाई साहब के संघ सूची, संघ वालों। संघ पर कानून बनाती है संसद, राज्य पर कानून बनाती है राज्य की विधानसभा। और इस पर अगर लड़ाई होगी तो फिर भाई साहब इसकी चलेगी। वैसे तो मतलब कुल मिलाकर बात से नाम मात्र की है इसको, अगर इनकी लड़ाई इसके तो आराम से मान जाए, नहीं फिर ये तो कर ही रहा है इसको। ठीक, अब सीधा वैसे भाई याद मत ए में देख, ए में भाई साहब संघ सूची में 100 से ज़्यादा चीज़ है, तो आप के याद करा ना कर सकते। ये बस कॉमन सेंस की बात है, कोई गलती कर भी इसका ऐसे सारा याद कर भी ना इसका, देख सीधी सी बात। तो सबसे ज़्यादा इसमें विषय है, उससे कम और उससे ना, हाँ उससे कम और सबसे कम इसमें है। ठीक, ये सुन में संघ में बड़ा बड़ा जो चीज़ है जब मैं भाई सब देश की चले, जैसे डिफेंस, जैसे इंडियन आर्मी में यार राज्य के करे वो डिफेंस लड़ाई झगड़ा, बैंकिंग वगैरह पूरे देश की रहता है, करेंसी देख ले, फॉरेन दूसरे देश के साथ कुछ कम्युनिकेशन वगैरह, राज्य की जैसे पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, फलानी पुलिस, वहाँ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, अलग अलग है सर। बस हेल्थ, शिक्षा मतलब हेल्थ भी मतलब अपनी छोटी मोटी जो वो थी ना, वो भी हुई थी 1919 वाला हेल्थ अपना मतलब भारतीयों के हाथ में थे, शिक्षा भारतीयों के हाथ में थे। ठीक, एग्रीकल्चर ये भी छोटा मोटा काम से, जियो मरो के फर्क। ठीक, समवर्ती जब दोनों हो, जैसे एजुकेशन, एक सीबीएसई बोर्ड होता है चाहे सेंटर की हाथ में होते हैं, एक एचबीएसई बोर्ड होता है, दोनों को है ना बोर्ड एजुकेशन में रोल बैच, उससे याद करो। फॉरेस्ट जंगल भी दोनों बाप एंड बाट, ये मैरिज डिवोर्स भाई सब। वैसे सही बताऊँ, याद कर ही लो, कॉमन सेंस मत लगाओ, याद ही करो भाई, पूछो ऐसे क्वेश्चन माँ एंड बाट मेरी भी याद आओ इसके बारे में, ठीक है ना। अगवाड़ा किला जो पुर्तगाली निर्माण और इंजीनियर का एक स्मारक, देख सुन मेरी बात, पहली बात यो जो अगवाड़ा किला है ना, कोई मास्टर अपना यूट्यूब पर नहीं पढ़ा है, कह भी किताब में नहीं मिलेगी, यो है कॉमन सेंस को कह रहे जो पुर्तगालियों ने बनवाए थे, कहाँ पर स्थित है। तो अपन एक चीज भी और सब, पुर्तगाली गोवा पर राज करियो तो ले राम को नाम गोवा कर दे, और इसका आंसर गोवा ही है। पढ़ कह नहीं रखो, जो ठीक करेगा वो कॉमन सेंस ही करेगा। ठीक, ये सुन, पुर्तगाली भाषा सबसे पीडीईएफ देख, पीडी इसको मतलब क्या है, पी अब पी अरे ई का मार गोली, पीडीएफ जो पर है ना, पीडीएफ डाउनलोड करा बस उससे, और ई ने बीच में डाल दे, पीडीईएफ बढ़ दो। पी सबसे पहले आते, पी से पुर्तगाली, उसके बाद डी से डच, उसके बाद ई से इंग्लिश अंग्रेज, एफ से फ्रांसीसी आए, बस वह सीक्वेंस है, ट्रिक टीरिक है। तो पुर्तगाली भाषा सबसे पहले आए थे 1498 में, वास्को डी गामा ने, सारी दुनिया ने पता। लेकिन कहाँ पर आए, कालीकट बंदरगाह पे आए, वहाँ के राजा थे कौन, जमोरिन, इसने इसका स्वागत करा। और इसका वास्को डी गामा ड्राइवर कौन था, मतलब कुल मिला के है इसकी जो नाव है ना, वो चलाक के कौन है, अब्दुल माजिद। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है किसी एग्जाम में, मेरे ध्यान नहीं आ रहा कि जो मतलब उसको नाव चालक कौन था, ऐसा कुछ तो वो था भाई साहब अब्दुल मजीद। फिर इसके बाद आए 1500, फिर ये एक बार हो रहा था 1498 में, फिर 1502 में एक बार हो रहा है तो ठीक है। फिर ये वापिस चले गए 1498 के बाद, फिर ये 1502 में फिर आए, ठीक है, पढ़ाए छोड़ बात। फिर एक बार तीसरी बार हो रहा है तो पर छोड़ इसने। फिर आते 1505 में, 1505 में आए थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसने दी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। सीधा पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी था, अल्मीडा ने दी। ये क्या था, ये था भाई साहब पुर्तगाली पहला वाइसराय था, मतलब फिर यो क्या था, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा एक नॉर्मल आदमी तो कुछ बड़ो आदमी, लेकिन ये वाइसराय था। तो सीधा पूछा, अगर पूछे पहला वाइसराय कौन था, जब तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा करोगे। और सीधा पूछे पहला मतलब पुर्तगाली कौन था, जब तो वही कर दो, क्या नाम से, वास्को डी गामा। ठीक, फिर आया 1509 में, ये आया था अल्फांसो डी अल्बुकुर्क आया था। इसने क्या किया था, गोवा पर कब्जा कर लिया। ये दोनों तो आया था चले गया, लेकिन कब्जा किसने किया था गोवा पर, ये अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने। कुकड मतलब समझ गया, एक वो बोल ली है ना कि कैसे यार, एक वर्ड है
मीम समाज में आता है, मीम में। आज तो भाई साहब, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई अभावों पर विचार करके आय से परे गरीबी को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम भारत के राष्ट्रीय भाई, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना स्टार लगा है ना इतना स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन मैं पता ना 17 तो मेरे 19 अगस्त ने उसमें भी पूछा गया ये क्वेश्चन, पता नहीं जो भी घुमा के तो भाई ये आगे चल के फिर दिखाऊंगे क्वेश्चन। तो ये सुनो काम की कह रहा है किसको शामिल नहीं किया भाई साहब गरीबी सूचकांक। भाई साहब देख अपना ये आई है ना HDI ना, गरीबी आप गरीब में इतने पॉवर्टी इंडेक्स उस नंबर पे फलाना और वो सब सी गरीब, इसमें मतलब क्या क्या शामिल किया जाता है ये पूछ रहे ना, ये पूछ रहे कौन शामिल नहीं किया जाता। तो हमें याद करना क्या क्या शामिल किया जाता है। तो देख इसमें भाई साहब 3 चीज शामिल किया जाते हैं। एक तो हेल्थ, जो है कि बढ़िया हेल्थ वो अमीर, खराब हेल्थ वो गरीब। बढ़िया एजुकेशन वो अमीर, खराब एजुकेशन वो गरीब। बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहन सहन वो अमीर, जो है वो बढ़िया को गरीब। बस बात खत्म। ये 3 चीज याद कर लो। ओए सौरो तीनों चीज है, अरे 14 ये 3 चीज याद कर लो। ठीक है, ये सुन क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो भाषा शिक्षा की जाती है, जो ज़्यादा मतलब बड़ा स्कूल पढ़ा है वो अमीर, नीचा गरीब। गरीबी सूचकांक की बात कर रहा है। रोजगार, स्वास्थ्य जो मतलब बढ़िया स्वास्थ्य वो अमीर, गरीबा का तो कुपोषण वो है, अरे वो नहीं बोल रही है ना, अरे यार नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक शब्द होने है, कुपोषण को शिकार, हाँ गरीब। तो जीवन स्तर जो बढ़िया रहे वो तो अमीर और जो घटिया रहे वो गरीब। तो मतलब रोजगार शामिल नहीं किया जाता। बेरोजगार अमीर भी रह सर, गरीब भी अमीर। भाई साहब बाप दादा बिजनेस है, बेरोजगार घर बैठे रहे। तो कुल मिला के ये भाई साहब तीनों याद रो, खूब पूछो जाओ 1 2 3 भाई आगे दिखाऊंगा। देखे ये सुनो काम क्या कि और अंदर डीप जाकर और भी पूछा है कि पूछा हेल्थ में क्या शामिल किया। एक तो शामिल किया जाता है पोषण, खान पे मतलब जो न्यूट्रिशन बोले तो इंग्लिश में। एक है बाल मृत्यु दर, जो बालक, ये दोनों चीज याद करो। ये बाल मृत्यु ये सीधा पूछेगा हेल्थ में क्या शामिल नहीं किया जाता। भाई रट रही यार क्या बताऊँ मैं। तो हेल्थ में बाल मृत्यु जो भाई साहब अमीरा का जो बालक से ना ये नहीं मरते, गरीबों के बालक मरते हैं। एजुकेशन में स्कूली शिक्षा के वर्ष भाई साहब जो गरीब है वो मतलब 10 साल को बालक स्कूल जा रहा है और अमीरा का 3 साल का ही जान लगे। तो स्कूली अटेंडेंस गरीब को 1 दिन स्कूल जाओ से 4 दिन छुट्टी मारे से, अमीरा को भाई काम खातर नौकर सी तो डेली अटेंडेंस स्कूल जाएंगे। एक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहन सहन। इसमें हाँ मेरा पता है क्या पूछो तो, मेरा ये पूछो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीवन स्तर के लिए निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन था बिजली, रियो। मैं यार बिजली कराया तो उस टाइम में ध्यान नहीं है, दिमाग पता नहीं क्या कहा। तो भाई साहब बिजली शामिल अरे यार अमीरा का अगर 24 घंटा बिजली रहता है, बिजली चली जाओ जब भी इन्वर्टर जनरेटर पता उनके कह रहे सोलर पैनल, गरीबा का बेचारा मच्छर मरी है बिजली चली जाओ। अमीरा का भाई साहब ये RO का पानी आवा है, मतलब पेयजल शामिल है। गरीबा भाई साहब नलका का पानी। स्वच्छता सा अमीरा भाई साहब नीट एंड क्लीन डेली पोचा मारी घर पे, गरीब बेचारा बस रहना मिल जाओ। अमीरा ने आवास बढ़िया, एक GDP पर कैपिटा अमीर, ये भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मानी जाती है। भाई GDP कितनी अमीर होगी मतलब ये मतलब उसमें एक PPP मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। और ये आगे जाके क्वेश्चन पूछाएगा अगर निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड लिविंग में शामिल किया जाता है। तो GDP को रट ले रहे आगे दिखाऊंगा, रुक जाए ठीक है। सुनो मेरी बात, संविधान की कौन सी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से देख, अनुसूची 12 थी, मैं आपने 7वीं पढ़ा दी, आज एक और पढ़ाती हूँ। देख टोटल भाई साहब 12 थी, मैं पढ़ाऊँ नहीं 12। देख पहली क्या, अरे यार नू पढ़ाऊँगे। पहली कहती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, दूसरी कहती मैं, अरे यार नू मत करो, नू ही पढ़ाओगे। तीसरी कहती शपथ के बारे में। चौथी कहती है राज्यों में मतलब राज्यसभा की सीटों का आवंटन। चौथी हाँ। 5वीं कहती है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अरे यार नो मत करो। देखो वैसे साफ कर देख, मैं बताऊँ 7वीं क्लियर रहेगी। आज पढ़ाऊंगा 5वीं और 6वीं।
जो 5वीं अनुसूची है उसमें शेड्यूल एरिया, जिसमें भाई साहब हमारे देश के 10 राज्य शामिल है। आपने 10 याद नहीं करने की, कौन कौन सा नहीं पूछा जाए, बस इसमें है शेड्यूल एरिया के बारे में। इस पर जो मतलब जो शेड्यूल एरिया है ना, उस पर भाई साहब जो कानून वगैरह है जो भी वो अपना राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अदर शेड्यूल एरिया, इसमें 4 राज्य शामिल है। मोस्ट मोर 4 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख एक सेकंड में भारत को मैप निकाल देता हूँ, उसमें बताऊंगा तेने। देख 4 राज्य कौन कौन से शामिल है, तो 4 राज्य शामिल है भाई साहब। यो कौन सा राज्य है, यो है भाई साहब मणिपुर, यो शामिल है। एक यो शामिल है। पहली बात था हमने भाई पता है कौन सा राज्य, दिमाग में मेरा तीसरी क्लास में याद आएगा था, अब भी थारे याद नहीं है तो भाई का देना है। यो है भाई साहब त्रिपुरा, और इससे ऊपर है मेघालय, और ये है असम। तो 4 राज्य कौन कौन सा है, ये चारों राज्य है। ये यहाँ से शुरू करा ऐसे नू मतलब नीचे से, ये वैसे याद मत करो, डायग्राम याद करो, नीचे से ऐसे एल बन रहा है, उल्टा एल, वैसे एल बन रहा है ना, उल्टा एल। ठीक, ये 4 राज्य है, बस बात खत्म। सीधा कोई सा भी चौथा ऑप्शन दे देगा, हो सके मिजोरम की जगह मणिपुर दे दे आपका फिल्टर चौक, तो भाई याद कर लो 4 मोस्ट। अब कई लोग से ना इसमें भाई साहब 5वीं और 6वीं में कन्फ्यूज रही। 5वीं में पूछा है शेड्यूल एरिया और 6वीं में अदर शेड्यूल। अरे हिंदी में ना आवे तो इंग्लिश में कर लिया करो यार, दोनों लैंग्वेज ऐसे थारा पास, समझ गया। ठीक है, तो कह रहे हो कौन सा समझ, कौन से अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, मतलब शेड्यूल एरिया के बारे में इंग्लिश में करो, शेड्यूल एरिया लिखो तो भाई 5 से 5। अगर अदर लिखो जब चट हो करे, बात खत्म। धीरे धीरे सारी करा दूँ, 3 अनुसूची करा दी यार, गलत रहा। HDI में एक सभ्य जीवन स्तर को मापने किसका उपयोग किया जाता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट, HDI में ये किया जाता है ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें जनसंख्या घनत्व ना क्यों जाओ। जो पॉवर्टी में भी ये किया जाता है, HDI में भी किया जाता है भाई साहब, रट लो ये चीज़, ठीक है ना भाई। धन्यवाद, बहुत तगड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। और कल फिर आएगी क्लास, कल 3rd शिफ्ट की आएगी 7 को, और धीरे धीरे भाई 57 की 57 कराऊंगा जब तक, ठीक है। बाकी टाइम वेस्ट नहीं।